नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल झील की जो इतनी बड़ी है कि नौ मतलब हमारी नौसेना इसका उपयोग अपने प्राकृतिक स्विमिंग पूल के रूप में करती है। अरे वाह! प्राकृतिक स्विमिंग पूल। हाँ, और या फिर एक ऐसी झील जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान किसी जादुई कालीन की तरह तैर रहा है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की प्रमुख झीलों के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज केवल इन झीलों के नाम या उनके राज्यों की सूची रटना नहीं है। इसके बजाय हम इनके पीछे छिपे भौगोलिक विज्ञान को समझेंगे। लक्ष्य ये है कि यह जानकारी रटने के बजाय ना तर्क के साथ हमेशा के लिए याद हो जाए। ये एक बहुत ही सटीक दृष्टिकोण है। मतलब जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ना, तो अक्सर भूगोल को सिर्फ नक्शों और सूचियों तक सीमित कर देते हैं। सही बात है, बस रट लेते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये झीलें हमारे देश के पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद सक्रिय हिस्सा हैं। कहीं ये मीठे पानी का विशाल भंडार है, तो कहीं खारे पानी का ऐसा स्रोत जो सदियों से मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था को आकार दे रहा है। बिल्कुल। तो आज हम भूगोल और विज्ञान को जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये झीलें जहाँ हैं वहीं क्यों हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उन महारथियों से शुरू करते हैं जो आकार और महत्ता दोनों में विशाल हैं। उड़ीसा की चिल्का झील से शुरुआत करते हैं। अच्छा, चिल्का। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जिसे लगून भी कहा जाता है। अब मुझे इस लगून शब्द की कार्यप्रणाली समझनी है। मतलब समुद्र के किनारे होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी गड्ढा झील बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। लगून के बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। देखिए, समुद्र की लहरें अपने साथ रेत और तलछट लेकर आती है ना? हाँ। तो समय के साथ ये रेत तट के समानांतर एक अवरोध या जिसे हम सैंड बार कहते हैं वो बना देती है। ये रेत की दीवार समुद्र के एक हिस्से को मुख्य समुद्र से लगभग अलग कर देती है। अच्छा, तो बीच में एक दीवार सी बन जाती है। बिल्कुल, और उससे एक खारे पानी की झील बन जाती है। यही चिल्का झील है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मॉनसून के दौरान इस झील का खारापन बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या बारिश का पानी इसका सारा खारापन धो देता है? सिर्फ बारिश का पानी नहीं, बल्कि नदियों का प्रवाह इसका मुख्य कारण है। वर्षा ऋतु में ना दाया और भार्गिवी नदियां उफान पर होती हैं। दाया और भार्गिवी। हाँ, ये दोनों नदियां भारी मात्रा में अपना मीठा पानी इस झील में उड़ेल देती हैं। इससे झील का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से बदल जाता है। अब अगर हम इसके आकार की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर लंबी, बाप रे। हाँ, और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर के बीच बदलती है। ये तो किसी एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी के बराबर हो गई। लेकिन मैंने एक आंकड़ा पढ़ा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो क्या? इतने विशाल क्षेत्रफल में फैले होने के बावजूद इस झील की गहराई लगभग सिर्फ 2 मीटर ही है। मतलब एक औसत लंबाई के इंसान के सिर से थोड़ा ही ऊपर। हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये तो एक विशालकाय उथली तश्तरी या प्लेट की तरह हुई। बिल्कुल, एकदम उथली। और शायद इसी उथलेपन और शांत भौगोलिक बनावट का कारण है कि यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ना? खुले समुद्र की लहरें तो बहुत खतरनाक होती है। सही कहा आपने। तो 65 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 2 मीटर गहरी ये झील नौसेना को एक सुरक्षित मतलब एक नियंत्रित जल क्षेत्र प्रदान करती है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब नौसेना को पानी पर अभ्यास तो करना है, लेकिन समुद्री तूफानों के सीधे खतरे के बिना। इसलिए चिल्का एक आदर्श स्थान बन जाती है। बिल्कुल। अब अगर हम खारे पानी की बात कर ही रहे हैं, तो तटीय इलाकों से निकलकर हमें राजस्थान के मरुस्थल की ओर चलना चाहिए। अच्छा, राजस्थान। हाँ, क्योंकि चिल्का सबसे बड़ी तटीय झील है, लेकिन भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील का खिताब राजस्थान की सांभर झील के पास है। इसका कुल क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। 230 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में तो बस रेत और सूखापन आता है। एक मरुस्थल के बीच इतना विशाल खारे पानी का स्रोत कैसे बन सकता है? यही तो भूगोल का जादू है। और एक बात और, अगर खारे पानी का ये महारथी मरुस्थल में है, तो फिर मीठे पानी का महारथी कहाँ छिपा है? मीठे पानी के महारथी के लिए हमें मरुस्थल से निकलकर सीधा उत्तर की ओर जाना होगा।
जम्मू कश्मीर की घाटियों में। अच्छा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। वुलर झील। और ये मीठे पानी से लबालब इसलिए है क्योंकि इसे हिमालय के ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी और नदियों से निरंतर आपूर्ति मिलती रहती है। स्रोत सामग्री में वुलर झील के साथ तुलबुल परियोजना का भी जिक्र है। परीक्षा के नजरिए से ये अक्सर पूछा भी जाता है, लेकिन ये असल में है क्या? देखिए, तुलबुल परियोजना मूल रूप से झेलम नदी पर एक नौवहन लॉक है, मतलब नेविगेशन लॉक। नेविगेशन के लिए। हाँ, और एक नियंत्रण संरचना है। दरअसल झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, तो सर्दियों में जब पानी कम हो जाता है ना, तो नदी में नावें चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पानी उथला हो जाता होगा। बिल्कुल। तो इस परियोजना का उद्देश्य वुलर झील के पानी के स्तर को नियंत्रित करना है, ताकि पूरे साल नदी में आसानी से यातायात हो सके। मतलब ये केवल एक बांध नहीं है, ये एक पूरी जल प्रबंधन प्रणाली है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि वुलर केवल एक प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संरचना भी है। बिल्कुल है। अरे, वापस राजस्थान की उस पहेली पर आते हैं। आपने कहा कि सांबर झील मरुस्थल में है। क्या ये रेगिस्तानी झीलें पहाड़ों में बनने वाली वुलर जैसी झीलों से अलग तरीके से बनती हैं? अरे, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ भूगोल के दो बहुत ही तकनीकी और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। वो कौन से? बाल्सन और प्लाया। रेगिस्तान में झीलों के बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से वहाँ की सूखी टोपोग्राफी पर निर्भर करती है। तो ये बाल्सन की अवधारणा वास्तव में काम कैसी करती है? इसे एक विशाल प्राकृतिक कीप या फनल की तरह समझें। फनल? हाँ, जब एक विस्तृत समतल गर्त या बेसन कह लीजिए चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होता है, तो बारिश होने पर आसपास का सारा पानी ढलान के कारण केंद्र की ओर बहकर आता है। अच्छा, सब पानी बीच में इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। इसे हम अभिकेंद्रीय अपवाह या सेंट्रीपेटल ड्रेनेज कहते हैं। हमारी सांभर झील इसी बाल्सन का एक सटीक उदाहरण है। अरावली की पहाड़ियों से पानी बहकर इस विशाल गर्त में जमा होता है। लेकिन एक सेकंड, पानी खारा क्यों हो जाता है? बारिश का पानी तो मीठा होता है ना? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो पानी जब चट्टानों से होकर गुजरता है ना, तो अपने साथ खनिजों और लवणों को घोल कर ले आता है। ओहो, मतलब रास्ते से नमक ले आता है। हाँ, अब चूंकि ये एक गर्त है और पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है लाखों टन नमक। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक कटोरी में नल का पानी भरकर उसे महीनों तक धूप में छोड़ दें। पानी उड़ जाएगा और कटोरी के किनारों पर सफेद खनिजों की परत जम जाएगी। एकदम सही एनालॉजी है। तो फिर प्लाया क्या होता है? क्या वो भी बाल्सन जैसा ही है? प्लाया इससे थोड़ा अलग है। ये चौरस सतह वाली छोटी द्रोणियां होती हैं जहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती। इन्हें अनड्रेन्ड बेसिन कहते हैं। मतलब इनका भी पानी बाहर नहीं जाता? हाँ, लेकिन जब रेगिस्तान में अचानक तेज बारिश या फ्लैश फ्लड आती है तो इन गर्तों में पानी भर जाता है, पर गहराई कम होने के कारण ये पानी बहुत ही जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। अच्छा, जल्दी सूख जाता है। बिल्कुल। पीछे सिर्फ एक सूखी, नमकीन और दरारों वाली सतह बचती है। राजस्थान की डीडवाना झील इसी प्लाया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बाल्सन और प्लाया के बीच ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बाल्सन एक बड़ी प्रणाली है जहां पानी पहाड़ियों से आता है, जबकि प्लाया उथले और चौरस का अर्थ है। एकदम सही। चलिए, अब मरुस्थल की इस गर्मी से निकलकर एकदम विपरीत माहौल में चलते हैं। स्रोत में सिक्किम की चोलामू झील का उल्लेख है, जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हाँ, चोलामू झील की ऊंचाई तो इसे विशेष बनाती ही है, लेकिन इसका भौगोलिक महत्व कुछ और भी है। वो क्या है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर जब पिघलते हैं ना, तो उनके द्वारा बनाए गए गर्तों में ये शुद्ध बर्फीला पानी भर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसी चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अच्छा, तीस्ता नदी यहीं से निकलती है? बिल्कुल। तीस्ता, जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा बनती है, उसकी शुरुआत इसी ठंडी शांत झील से होती है। बर्फ और ग्लेशियर से बनी झीलों की बात समझ में आती है, लेकिन स्रोत में एक ऐसी झील का जिक्र है जिसने मुझे भूविज्ञान पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी झील? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की लोनार झील। ये झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, मतलब आग उगलने वाले पहाड़ से पानी की झील का निर्माण। ये कैसे संभव है? देखिए, ये पृथ्वी की सबसे अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक है।
इसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील? हाँ, जब ज्वालामुखी फटता है या उसका ऊपरी हिस्सा मैग्मा चेंबर खाली होने के कारण धंस जाता है ना, तो वहाँ एक विशाल गड्ढा या क्रेटर बन जाता है। समझ गया। फिर हजारों लाखों साल बाद जब ज्वालामुखी पूरी तरह शांत और निष्क्रिय हो जाता है, तो मॉनसून की बारिश का पानी उस कटोरे नुमा संरचना में इकट्ठा होने लगता है। अरे वाह! तो समय के साथ वो भयानक ज्वालामुखीय क्रेटर एक शांत झील का रूप ले लेता है। लोनार झील इसी का साक्षात प्रमाण है। ये तो प्रकृति द्वारा अपने ही जख्मों को भरने जैसा है। जहाँ कभी लावा उबलता था, वहाँ आज पानी है। बिल्कुल। अब यहाँ कहानी वास्तव में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के अलावा इंसानों ने भी कुछ विशाल झीलें बनाई हैं, कृत्रिम झीलें। हाँ, कृत्रिम झीलों का निर्माण सीधे तौर पर विकास, कृषि और ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ा है। मतलब जब नदियों के प्राकृतिक बहाव को कंक्रीट की विशाल दीवारों यानी बांधों के माध्यम से रोका जाता है, तो उसके पीछे जो विशाल जल भराव होता है वो एक कृत्रिम झील बन जाता है। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। एकदम सही। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित गोविंद सागर झील, जहाँ तक मुझे याद है, ये सतलज नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध के कारण अस्तित्व में आई है। हाँ, ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। भाखड़ा बांध जब बना था तो उसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए पानी जमा करना और पन बिजली उत्पन्न करना था। तो इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सतलज नदी के पीछे जो अथाह पानी रोका गया, उसने इस विशालकाय गोविंद सागर झील को जन्म दिया। मतलब कृत्रिम झीलों के मामले में नदियों और उनके राज्यों का संबंध बहुत सीधा है। बिल्कुल। जैसे ताप्ती नदी पर उकाई झील है जो गुजरात में स्थित है। लेकिन मुझे चंबल नदी के बेसिन को लेकर थोड़ी उत्सुकता है। अच्छा, क्या? चंबल तो अपने उबड़ खाबड़ बीहड़ों के लिए जानी जाती है ना, मतलब रिवाइंस। तो ऐसे अस्थिर और कटे फटे इलाके में विशाल जलाशय कैसे बनाए जा सकते हैं? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, चंबल के बीहड़ मिट्टी के कटाव के कारण बनते हैं, लेकिन चंबल नदी जब अपने ऊपरी और मध्य मार्ग से गुजरती है ना, हाँ, तो वह मजबूत चट्टानी खाइयों से होकर बहती है, जिन्हें गॉर्जेस कहते हैं। ये चट्टानी खाइयां बांध की दीवारों को प्राकृतिक सहारा और मजबूती प्रदान करती हैं। अच्छा, तो वो चट्टानें सपोर्ट का काम करती हैं। बिल्कुल। इसी भौगोलिक सुविधा का लाभ उठाते हुए राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और मध्य प्रदेश में गांधी सागर झीलों का निर्माण किया गया है। आने वाह, ये तो इंजीनियरिंग और भूगोल का बेहतरीन तालमेल है। अब अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है, जो तेलंगाना के नालगोंडा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की सीमाओं के बीच है। इसके साथ ही तेलंगाना में मंजरा नदी पर निजाम सागर और कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा झील भी है। मुझे यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कैसा पैटर्न? दक्षिण भारत में इतनी सारी कृत्रिम झीलें क्यों हैं? इस पैटर्न को पहचानना ही असली भौगोलिक अध्ययन है। देखिए, उत्तर भारत की नदियां जैसे गंगा या सतलज ग्लेशियरों से निकलती हैं। हाँ, उनमें तो हमेशा पानी रहता है। बिल्कुल, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करती हैं। बारिश के मौसम में उफान और गर्मियों में सूखा। अच्छा, तो पानी स्टोर करना जरूरी हो जाता है। एकदम सही। इसलिए साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण भारत में बांध बनाकर कृत्रिम झीलों का निर्माण करना केवल विकास नहीं, बल्कि जीवन बचाने की एक अनिवार्यता है। ये स्पष्टीकरण बहुत सी चीजों को आसान बना देता है। बिल्कुल। अब रटने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ कौन सी झील है, हमें सिर्फ नदियों की प्रकृति समझनी है। बिल्कुल। अब कृत्रिम झीलों से वापस प्रकृति की उन अनोखी रचनाओं की ओर लौटते हैं, जहां विज्ञान और पारिस्थितिकी एक अलग ही स्तर पर काम करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसी झील है जो परीक्षा के हर प्रश्नपत्र का पसंदीदा विषय है। आप लोकटक झील की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मणिपुर की लोकटक झील। लोकटक झील पूरे पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसकी वैश्विक प्रसिद्धि का कारण इसका पानी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका कारण है इसके पानी पर तैरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। हाँ, स्रोत में इसे एक तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन एक बात बताइए, कोई जमीन पानी पर कैसे तैर सकती है? देखिए, इस रहस्य का जवाब फुंडी में छिपा हुआ है। फुंडी? हाँ,
इसे ऐसे समझें, पानी की सतह पर सड़े गले पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक विशाल स्पंज बन जाता है। अच्छा, स्पंज की तरह। बिल्कुल। इस स्पंज में इतनी मिट्टी और पोषक तत्व होते हैं कि उस पर घास और छोटे पेड़ उग आते हैं। तो गर्मियों में जब पानी का स्तर कम होता है तो इस स्पंज की जड़ें झील के तल को छूती हैं और वहां से पोषक तत्व खींचती हैं। अरे वाह। और जब मानसून में पानी का स्तर बढ़ता है ना, तो ये पूरा का पूरा स्पंज यानी फुमडी अपनी जड़ों के साथ ऊपर उठकर तैरने लगता है। केबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो इसी तरह की एक विशाल फुमडी पर बसा है। ये तो सच में एक स्पंज की तरह है जो पानी सोखकर सतह पर तैरता रहता है। मतलब प्रकृति के ये डिजाइन इंसानी सोच से कहीं आगे हैं। बिल्कुल है। चलिए अब दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील की ओर चलते हैं। ये एक लैगून है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लेकिन इसका महत्व केवल मछलियों या लैगून होने तक सीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुलिकट झील का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। अंतरिक्ष कार्यक्रम? हाँ, इसी झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। मैंने हमेशा सोचा है कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक लैगून झील के पास का स्थान क्यों चुना गया? मतलब कोई खास वजह? इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी और भूगोल है। देखिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के करीब होने के कारण यहाँ से रॉकेट को पृथ्वी के घूमने की गति का अतिरिक्त धक्का मिलता है, एक बूस्ट मिल जाता है। अच्छा, तो लॉन्च में आसानी होती है। हाँ, और इसके अलावा लैगून के पास होने और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी होने के कारण यदि रॉकेट लॉन्च में कोई तकनीकी खराबी आ जाए ना, तो क्या होता है? तो उसके टुकड़े किसी आबादी वाले इलाके के बजाय सीधे समुद्र या झील के उथले पानी में गिरेंगे। मतलब सुरक्षा और विज्ञान दोनों यहाँ एक साथ काम करते हैं। ये तो अंतरिक्ष विज्ञान और झीलों का सबसे शानदार कनेक्शन है। इसके बाद अगर हम शहरों के बीच स्थित झीलों की बात करें तो हुसैन सागर झील एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है और इन दो जुड़वा शहरों को जोड़ती है। और शहरों से निकलकर अगर हम भारत के बैकवाटर्स की बात करें तो केरल की वेम्बाना झील का नाम सबसे ऊपर आता है। केरल के बैकवाटर्स, जहां तक मैं समझता हूं, ये भी एक तरह के लैगून ही होते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए खारे और मीठे पानी के चैनलों का एक पूरा जाल होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। वेम्बाना झील की सबसे रोचक बात इसके अंदर बसा वेलिंगटन द्वीप है। वेम्बना झील अपने आकार में इतनी विशाल है कि उसके अंदर एक पूरा द्वीप समाया हुआ है। और ये झील राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बोट रेसेस के लिए? हाँ, जिसमें वो लंबी लंबी पारंपरिक नावें हिस्सा लेती हैं। यहाँ एक बहुत ही विरोधाभासी और मजेदार तथ्य है जिसे स्रोत ने उजागर किया है। वो क्या? एक तरफ हमारे पास ये विशाल वेम्बना झील और उसका बड़ा सा वेलिंगटन द्वीप है, और दूसरी तरफ इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। बड़ी झील, छोटा हाईवे। अरे वाह! परीक्षा के लिए ये तो एक बहुत ही शानदार याद रखने वाला बिंदु है। भूगोल अक्सर ऐसे ही विरोधाभासों से भरा होता है। चलिए अब उन झीलों का एक त्वरित लेकिन तार्किक विश्लेषण करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बची रह गई हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें। जम्मू कश्मीर में वुलर के अलावा डल झील है। इसके अलावा मानसबल, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग झीलें स्थित हैं। इनमें कोई खास बात? देखिए, यहाँ एक पैटर्न है। हिमालयी झीलों के निर्माण में अक्सर विवर्तनिक हलचल, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी और ग्लेशियरों का बड़ा हाथ होता है। और राजस्थान में, जहां हमने सांबर और डीडवाना जैसी खारे पानी की प्लाया और बालसिन झीलें देखीं, वहां स्रोत सामग्री में पुष्कर, लूनकरनसर, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और फतेह सागर झीलों के नाम भी हैं। मरुस्थल में इतनी सारी मीठे पानी की झीलें कैसे आ गई? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से अधिकांश झीलें, जैसे जयसमंद या राजसमंद, वहां के राजाओं और रियासतों द्वारा सूखे और अकाल से निपटने के लिए बनवाई गई कृत्रिम जल संरचनाएं हैं। अच्छा, तो ये इंसानों ने बनवाई हैं? बिल्कुल। मरुस्थल में पानी रोकना ही जीवन बचाने का एकमात्र तरीका था। समझ गया। इसके बाद उत्तराखंड की झीलें आती हैं। यहाँ के नामों को याद रखना शायद सबसे आसान है। देवताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। हाँ,
लगभग सबके अंत में ताल लगा है। बिल्कुल। तो इसका क्या लॉजिक है? ताल संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही झील या तालाब होता है। उत्तराखंड की इन झीलों के पीछे का विज्ञान ये है कि हजारों साल पहले जब ग्लेशियर पहाड़ों से नीचे खिसके तो उन्होंने अपने भारी वजन से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे या गॉर्ज बना दिए। अच्छा। फिर जब बर्फ पिघली तो वही गड्ढे पानी से भर गए और आज हम उन्हें इन खूबसूरत तालों के रूप में देखते हैं। क्या बात है। और अंत में स्रोत सामग्री आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और केरल की अष्टमुदी झील का उल्लेख करती है। हाँ, कोलेरू गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच मीठे पानी की झील है। और अष्टमुदी? अष्टमुदी केरल के बैकवाटर्स का हिस्सा है जो समुद्र से जुड़ी है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये झीलें सिर्फ नक्शे पर बने नीले रंग के धब्बे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश की भूवैज्ञानिक यात्रा के गवाह हैं। चाहे वो ज्वालामुखी से बनी लोनार हो, ग्लेशियरों से बनी चोलामू हो या फिर समुद्र से जूझती चिल्का हो। आपने इस पूरे विषय को बहुत ही शानदार तरीके से समेटा है। यहाँ बस एक सोचने वाली बात है। बताइए। जिस तरह प्राकृतिक झीलें जैसे चिल्का मानसून में दाया जैसी नदियों पर निर्भर हैं और गोविंद सागर जैसी कृत्रिम झीलें पूरी तरह सतलज जैसी बड़ी नदियों के प्रवाह पर टिकी हैं, हाँ। अगर भविष्य में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण इन नदियों का जलस्तर कम हो जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। बिल्कुल। उन विशालकाय झीलों और उन पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या भविष्य होगा? लोकटक के उस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का क्या होगा जो पानी के एक निश्चित स्तर पर निर्भर है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।